हेलो साथियों, मैं रवि रॉय आपके यूट्यूब चैनल एलओडी एकेडमी में आज हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या कारण था कि संविधान को लागू करना पड़ा और इसमें क्या किस किस का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो चलिए आज उस सब को देखते हैं कि संविधान के निर्माता कौन है, उसके क्या क्या काम बने और कितने दिन लगे, क्या उसमें संशोधन किया गया, सबको आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कैबिनेट मिशन ही आया तो संविधान को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को जारी किया। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि कैबिनेट मिशन ही आया तो उसको आगे किया गया। तो इससे पहले भी कुछ बातें रखी गई थी। सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा रखा गया था 1922 में। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा रखा गया था। वो अंग्रेजों का जब शासन चल रहा था, उस समय जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो महात्मा गांधी ने रखे कि अब भारत के लिए एक अलग संविधान की जरूरत है। तो इस प्रस्ताव को रखे तो सही, लेकिन ये प्रस्ताव पारित होते हैं अगस्त प्रस्ताव के रूप में। अगस्त प्रस्ताव वो भी कब आते हैं तो 1940 में आता है। और ये किसके द्वारा लाया गया तो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। और उसमें अंग्रेजों ने बोला कि इसमें अंग्रेज यानी कि प्रांत से ही ज्यादा सदस्य होंगे। तो इसको भारतीय लोगों ने बहिष्कार किया, तो ये वहीं पे स्थगित कर दिया गया। और फिर 2 साल बाद यानी 40 में अगस्त प्रस्ताव आया, फिर 2 साल बाद क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन आया 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। और क्रिप्स मिशन में सर स्टफर्ड ने बोला कि इसमें यह संविधान की जो बनने की प्रक्रिया है वो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे 1939 से 1945 के बीच, तो उन्होंने बोला कि अगर संविधान बनाना ही है तो इस संविधान को युद्ध के बाद ही बनेगा, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे क्षति देश को हो रहा था। लेकिन वो तो अंग्रेज अपना ही सोच रहा था, इसलिए वो बोला कि मतलब संविधान युद्ध के बाद ही बनेगा। तो भारतीय लोग फिर इसको बहिष्कार किया कि युद्ध के बाद क्यों नहीं, युद्ध के बाद बनेगा तो अभी क्यों नहीं, जो कल करना था वो आज क्यों नहीं। इसलिए इस प्रस्ताव को भी भारतीयों ने ठुकराया। और लास्ट में एक कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, जो कि 4 साल बाद आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया और 4 साल बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। वो कौन लाता है तो उसमें 3 सदस्य थे। पहला सदस्य थे स्टफर्ड क्रिप्स, दूसरा था पैट्रिक लॉरेंस और तीसरा था एबी अलेक्जेंडर। 3 सदस्य थे और क्रिप्स मिशन में। और ये तीनों को अंग्रेज के प्रधानमंत्री द्वारा तीनों को भेजा गया और संविधान की प्रक्रिया वहीं से चालू करने का निर्णय दिया गया। तो देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कब होता है। तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसमें कुल मेंबर 389 यानी कि 389 मेंबर थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से थे जो कि निर्वाचित थे। फिर 93 देशी रियायत यहाँ कहने का मतलब है कि मतलब भारत में जो जमींदार लोग होते थे, राजा महाराजा होते थे, उन सब का मेंबर चुना गया उन सब में। तो उसमें से 93 मेंबर चुने गए। और
4 मेंबर चीफ कमिश्नर से चुने गए। 4 मेंबर चीफ कमिश्नर से चुने गए। और ये चीफ कमिश्नर कौन कौन थे और कहाँ कहाँ से थे? तो पहला था दिल्ली से, और दूसरा था अजमेर जो अभी राजस्थान का हिस्सा है, और तीसरा था कुर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है, और चौथा था बलूचिस्तान जो कि अभी पूर्वी पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान का हिस्सा है। ठीक, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर आगे आते हैं कि ये जो 389 मेंबर थे उसमें से किस को चुना गया था और कौन कौन संप्रदाय से चुना गया था, तो उसको देखते हैं। इसमें 3 संप्रदाय थे जो कि सामान्य वर्ग के 213 मेंबर थे, सिख धर्म के 4 थे, मुस्लिम धर्म के 79 यानी कि 79 सदस्य थे, जिसमें महिला 12, कभी 12 दिया रहता है और कहीं 15 दिया रहता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब 12 हो तो 12 मानना है, या 15 हो तो 15 मानना है। ठीक है, इसमें महिला सदस्य कितना थे? 12 या 15। इसमें पिछड़ा जाति यानी SC/ST जो थे वो थे 33। इसमें इतना मतलब कि 3 संप्रदाय के लोग थे, जिसमें से महिला और SC/ST में महिला का 12 या 15 और SC/ST के 33 सदस्य थे। और इस संविधान सभा में जो मेंबर थे उसमें 3 पार्टी थे, दो पार्टी थे, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरा मुस्लिम लीग, जो कि कांग्रेस पार्टी के कितना सदस्य थे? तो 208। कांग्रेस पार्टी के 208 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के 73 यानी कि 73 सदस्य थे, और अन्य जो बचा हुआ जो प्रांत जो कि राज्य से आए थे वो 15 थे। ठीक, और एक बार नोट करने वाली बात है कि एक कभी पूछता है कि संविधान सभा में जो कि 12 महिला थी उसमें से प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो पहली मुस्लिम महिला थी बेगम अय्यर रसूल, यानी कि बेगम अय्यर रसूल वो पहली महिला थी जो संविधान सभा के प्रथम मुस्लिम महिला सदस्य थी। तो फिर आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा जब बनना स्टार्ट हो गया तो इसमें पहला बैठक हुआ, वो पहला बैठक 4 दिसंबर 1946 को हुआ। 4 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ, और इसमें 207 मेंबर मिलके एक अस्थायी सदस्य चुन लिए। एक अस्थायी चुने, तो अस्थायी सदस्य कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा थे। और इसको क्यों चुना गया था? क्योंकि यहाँ पे निर्वाचित नहीं हुआ था, न मनोनीत किया गया था। इसका चुनाव सबसे बुजुर्ग आदमी के रूप में किया गया था, जो कि सचिदानंद सिन्हा सबसे 207 मेंबर में से सबसे बुजुर्ग आदमी थे। ठीक है, तो इसके चुनने के बाद मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, और बहिष्कार किया। तो फिर दूसरा बैठक हुआ, जो कि दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को होता है, जिसमें सचिदानंद सिन्हा जो अस्थायी सदस्य थे उनको हटाकर अस्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, और इसी में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और पाकिस्तान की मांग की गई। किसके द्वारा? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की मांग दूसरा बैठक संविधान सभा के दूसरे बैठक में ही किया गया। और दूसरा अली जिन्ना के द्वारा। और फिर आगे आते हैं पहला बैठक, दूसरा बैठक और तीसरे बैठक की ओर। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्ताव रखा था
कि मेरा संविधान कैसा हो और किस प्रकार से होना चाहिए मेरा संविधान, जिससे संविधान अगर बन जाते हैं तो संविधान को ऐसा रूपरेखा तैयार किया जाए कि उसको भंग नहीं किया जाए। इसके लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे, संविधान कैसा बनना चाहिए जिससे कि देश में आगे चलकर अराजकता ना उत्पन्न हो। अराजकता यहाँ कहने का मतलब है कि स्वयं शासन, मतलब कि इसका कोई शासन विहीन हो, जो कि एक आम आदमी पर कोई शासन कोई कठोर शासन नहीं कर सके, जो कि एक आम आदमी के लिए एक मूल अधिकार जो दिया गया हुआ आगे वाले चैप्टर में हम बताएंगे कि मूल अधिकार कितने होते हैं और क्या आम आदमी को मिलता है उसके बारे में। तो यहाँ पे यही अराजकता का मतलब हुआ कि वो शासन विहीन होगा। ठीक है, फिर एक 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य जो जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे उसको पारित कर दिया गया 1947 में। 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया और निर्माण कार्य वहां से बेहतर ढंग से करने लगे और आगे चलकर निर्माण कार्य उसका प्रारंभ वहां से मुख्य रूप से प्रारंभ होता है जब नेहरू जी ने अगर प्रस्ताव को पारित कर दिए थे। उसके लिए जब निर्माण चालू हुआ उसके लिए एक सलाहकारी अध्यक्ष की जरूरी पड़ी, क्योंकि बड़े पैमाने पर जब कोई कुछ करता है तो उसके लिए एक सलाहकार होता है। तो यहाँ पे एक सलाहकार का अध्यक्ष चुना गया BN राव को, जो कि BN राव को चुना गया। और ये BN राव जो थे वो कोई संविधान सभा का मेंबर नहीं थे। BN राव संविधान सभा का मेंबर नहीं थे, वो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे और संविधान के वेता थे, इसलिए उसे अध्यक्ष सलाहकारी अध्यक्ष के रूप में चुना। और BN राव ने ही प्रारूप समिति का गठन किया और प्रारूप समिति का अध्यक्ष BR अम्बेडकर को चुने। तो BR अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन प्रारूप समिति का गठन किसने किया था? तो प्रारूप समिति का गठन BN राव ने किए थे, लेकिन इसका अध्यक्ष जो थे अम्बेडकर साहब थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष अम्बेडकर को चुना गया। अम्बेडकर साहब पहले बॉम्बे से लड़े थे चुनाव, जो कि पहले मद्रास का हिस्सा हुआ करता था। जो बॉम्बे का चुनाव जब लड़े तो वहां पे चुनाव में अम्बेडकर साहब हार जाते हैं और फिर मुस्लिम लीग के सहायता से बंगाल के प्रेसिडेंट बनते हैं। बंगाल से वो जाते हैं संविधान सभा में और वहां पे जब जाते हैं, जो कि बंगाल का एक जयसूर खुलना जगह था, वहां से सदस्य चुनकर जाते हैं अम्बेडकर साहब। देखिए यहाँ पे जब बंगाल से जाते हैं तो यहाँ पे एक और बात याद रखना है कि उसी समय जब 1947 में ही मेरा अपना भारत जब स्वतंत्र हुआ था, जब उस समय भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट गए थे। तो टूटने के बाद ये जो बंगाल का जयसूर खुलना जो क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान में हो गया। तो वहां तो अम्बेडकर साहब नहीं जा रहे थे, इसलिए अम्बेडकर साहब की पद रिक्त हो गया। वो संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, इसलिए फिर बॉम्बे से ही उसका जब जीवी खेर वहां के प्रधानमंत्री थे, पहले राज्य का भी प्रधानमंत्री होता था, इसलिए थोड़ा याद कीजिएगा कि यहाँ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि भारत का ही प्रधानमंत्री हो। बॉम्बे का प्रधानमंत्री बीजी खेर थे और जो बीजी खेर थे ना, वहां के बीजी खेर बॉम्बे से फिर BR अम्बेडकर साहब को चुनाव BN राव ने ही फिर से राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के राष्ट्रपति थे उनको एक लेटर लिखते हैं और उसमें बोलते हैं कि अगर हमारे संविधान के जो सबसे बड़े ज्ञाता
अम्बेडकर साहब है, वो अगर नहीं रहेंगे तो संविधान की रचना करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए उसको कोई न कोई स्थान से संविधान सभा का मेंबर चुनना जरूरी है। इसलिए उनको बॉम्बे से एम.आर. जयकर को इस्तीफा दिलाकर, एम.आर. जयकर जो कि वहां के एक सदस्य थे बॉम्बे से, उसको इस्तीफा दिलाकर और बी.आर. अम्बेडकर साहब को जगह दे दिए, जिसके कारण फिर से अम्बेडकर साहब अपने संविधान के ओर अग्रसर हुए और पुनः रचना करने लगे कि हम अब संविधान को कैसे बनाना है और क्यों बनाना है। ठीक, तो यहाँ पे अम्बेडकर साहब के बारे में समझ गए होंगे, जो कि और हाँ, प्रारूप समिति को दो नाम से और जाना जाता है। एक प्रारूप समिति का इंग्लिश नेम ड्राफ्टिंग कमेटी और दूसरा पांडुलेख समिति होता है, पांडुलेख समिति। इसमें और प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे। प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, जिसमें से 6 जो मेंबर थे वो कांग्रेस से थे और 1 मेंबर जो थे वो मुस्लिम लीग से थे। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो प्रारूप समिति के मेंबर थे वो टोटल मेंबर जो थे वो 7 थे, जिसमें से 6 कांग्रेस के थे और 1 जो थे मुस्लिम लीग के थे। ठीक, और वैसे ही यहाँ पे भी है 7 मेंबर, 6 कांग्रेस का, 1 अन्य। संचालन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जे.एल. नेहरू के द्वारा चुना गया। जे.एल. नेहरू ने को ही चुना गया था। और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था। अब देखते हैं कि जब देश विभाजन कैसे हुआ, उस समय की बात करते हैं। तो देश विभाजन के समय एक बैठक बुलाई जाती है, जो कि 3 जून 1947 को एक बैठक बुलाई गई। उसमें अगर विभाजन हुआ तो उसमें कुछ लोगों ने बहिष्कार किया। इसके कारण 389 के जगह पे 324 ही मेंबर उसमें बचे थे, जिसमें से 235 प्रांत से थे, जो कि अंग्रेज के द्वारा था, और 89 जो थे 89 वो देसी रियायत, वही जो राजा महाराजा होते थे वो लोग थे। अब देखते हैं कि देश विभाजन हो गया तो क्या हुआ। देश विभाजन जब हो गया तो फिर एक बैठक बुलाया गया 31 अक्टूबर 1947 को, और 31 अक्टूबर 1947 को ही एक फिर से पुनः निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई संविधान सभा को बनाने के लिए, जिसमें यहाँ पे देख रहे हैं 324 मेंबर थे। अब उसमें मेंबर कितने बच गए थे? 299 मेंबर बच गए थे, जिसमें से 229 प्रांत से थे और 70 जो थे देसी रियायत, जो कि देसी रियायत से थे। तो देख लिए कि विभाजन के समय क्या हुआ था और विभाजन के बाद कितने मेंबर थे। अब आते हैं तो ये जो मेंबर थे उस सब के बीच, उस 289 जो मेंबर थे उन सबों के बीच 3 ठो वाचन चला था, यानी कि 3 ठो समूह का एक संगठित रूप से किसी मुद्दा पे बातें चल रहा था, जो कि फर्स्ट वाचन इसका हुआ था 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला था। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर के 1948 तक चला था। दूसरा सेकेंड वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, यानी कि सबसे लंबा वाचन जो चला था ये सेकेंड वाला ही चला था, क्योंकि इसमें लगभग 1 साल का समय लगा था। और थर्ड जो वाचन चला था वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था। ये जो 26 नवंबर 1949 तक देखे कि 3 ठो वाचन कैसे कैसे चला था, और इसमें टोटल जो समय लगा था वो 114 दिन लगे थे। तीनों वाचन
कंप्लीट करने में 114 दिन लगे थे कि संविधान को कैसे 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 बनाना है, किस प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो ये सब होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, पूर्णतः पारित नहीं किया गया, क्योंकि इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करने के पीछे एक कारण है कि 26 नवंबर 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस जब लाहौर अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन में बोला गया था कि प्रतिवर्ष 26 नवंबर को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इसलिए 26 नवंबर 1949 को एक संविधान को अंगीकृत किया गया, जिसमें 284 मेंबर शामिल हुए थे। और अंगीकृत करने के साथ साथ वो 15 अनुच्छेद को लागू किया और एक अनुच्छेद जो कि 394 अनुच्छेद के अनुसार 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। उस सब को लेकर यानी 16 अनुच्छेद को लागू किया गया। अधिकांश जगह पे 15 देखेंगे, लेकिन यहाँ पे 16 ये जो 394 देख रहे हैं उसको यहाँ पे ऐड नहीं करता है, इसलिए 15 ही रखता है। इसलिए यहाँ पे जो होगा 394 को ऐड करके यानी कि 16 अनुच्छेद को एक साथ 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था। लेकिन संविधान सभा की अंतिम बैठक फिर 24 जनवरी 1949 को बुलाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को बुलाया जाता है, सॉरी यहाँ पे करेक्शन करना है। 26 जनवरी 1950 को एक बैठक बुलाया गया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना गया और नेहरू साहब को प्राइम मिनिस्टर, जो कि पहले से ही थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले ये तो अस्थायी सदस्य थे, इसलिए इनको प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। और ये दोनों ने यानी कि राजेंद्र प्रसाद और JL नेहरू दोनों ने पहले ही इस संविधान पे हस्ताक्षर किए थे, जिसके कारण 26 जनवरी 2 दिन बाद यहाँ से 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू किया गया। और उसमें शेष अनुच्छेद जो बचे थे 395 में 15 अनुच्छेद तो लागू कर दिए थे। उस दिन जब 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करके 395 अनुच्छेद 12 भाग और 8 अनुसूचिया को ऐड कर दिया गया और पूर्णतः लागू कर दिया है। जो अब अनुसूची है वो 12 है। तो आप देख लिए कि संविधान का निर्माण कहाँ से चालू होता है और कहाँ पे आके संविधान मेरा बन के तैयार होता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान मेरा लागू हो जाता है और 26 नवंबर एक बात और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन मेरा संविधान अंगीकृत हुआ था। ठीक, तो एक नोट करके एक बात लिख दीजिएगा कि हैदराबाद भारत के बहुत सारे राज्य से सभी सदस्य गए थे, लेकिन हैदराबाद एक ऐसा राज्य था जिससे संविधान सभा में कोई भी सदस्य भाग नहीं लिए थे। हैदराबाद एक ऐसा राज्य था जिससे संविधान सभा में कोई भी एक भी सदस्य भाग नहीं लिए थे। और इसमें कुल समय जो लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, जो कि बहुत लंबा प्रक्रिया चला था। इसके कारण 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, क्योंकि एक तो अंग्रेज का गुलाम करते करते बहुत दिन से चलते आ रहे थे। इसके कारण सबों ने मिल के एक कमेटी बनाया कि मेरा संविधान सबसे लंबा हो, ये एक सुदृढ़ हो। इसलिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का एक लंबा प्रोसेस करने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।
कि इसको कोई अब तोड़ नहीं सकता है। और आज अनुमान भी लगा सकते हैं कि मेरा जो अपना भारत है उसका संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है, जो कि एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को ही जाना जाता है। इस संविधान को बनाने में कुल जो खर्च आया था वो खर्च कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ कि कुल जो व्यय आया था उसका 63,96,729 रुपए का व्यय आया था, जो कि उस गुलामी के समय में बहुत बड़ा राशि था। लाखों में खेलना बहुत बड़ा राशि था, और अभी तो कुछ नहीं है। खैर उस बात अलग है। अब देखते हैं कि कितना, अब देखते हैं कि संविधान जब लागू हुआ उस समय बहुत बड़े बड़े आदमियों ने बड़े बड़े बात बोले, तो उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने बोले थे कि अंबेडकर साहब उस रेल के समान है जो कि डिब्बे तो बहुत है लेकिन उसका इंजन एक ही है। वो भी किसको बोले थे? अंबेडकर साहब को एक इंजन के समान बोले थे कि वो रेलगाड़ी रहेगी और इंजन रहेगी नहीं तो रेलगाड़ी का चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये संविधान का रचयिता भी इसे कहा जाता है और फादर और मदर दोनों भी कहा जाता है इसे, अम्बेडकर साहब को। फिर बी.एन. राव को बात करते हैं। बी.एन. राव साहब ने क्या बोले थे? तो अंबेडकर को अंतिम रूपरेखा तैयार करने वाले सदस्य बोले थे, जो कि ये भी बड़ी बड़ी बात है। फिर जो चर्चिल, जो कि उस समय का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसने क्या बोले थे कि ये जातियों का सभा है, ये एक जातियों का सभा है। कभी कभी दे देता है कि चर्चिल ने ही बोला था हिंदुओं का सभा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हिंदुओं का सभा स्टफर्ड क्रिप्स ने बोला था, लेकिन चर्चिल ने बोला था कि ये जातियों का सभा है यह, और उसने ही बोला था, चर्चिल ने ही, कि यह एक उसने बोला था कि यह एक ऐसा विवाह है जब मुस्लिम लीग के बहिष्कार किया था कि मैं इस संविधान को नहीं मानता हूं कि मेरे लिए एक अलग संविधान हो, तो उस समय वो अपना स्टेटमेंट दिए थे चर्चिल साहब कि यह एक ऐसा विवाह है जिसका दुल्हन ही गायब है। तो क्योंकि दुल्हन ही गायब होने का मतलब है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग को ही डिनोट कर रहे थे कि विवाह तो हो रही लेकिन उसमें दुल्हन ही गायब है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक ऐसा विवाह है जिसका दुल्हन ही गायब है। तो किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। और स्टफर्ड ने क्या कहा था? तो हिंदुओं की सभा कहा था। स्टफर्ड ने हिंदुओं की सभा कहा था। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कहाँ से संविधान सभा का कैसे कैसे निर्माण हुआ, किस मिशन के तहत निर्माण हुआ, और कैसे कैसे कौन सा प्रस्ताव आए, और किस किस ने मतलब क्या क्या बड़े बात बोले, और फिर क्या आलोचना हुए, और 26 जनवरी को कैसे कैसे संविधान को लागू किया गया, कितना दिन लगे, और किस बहुत बड़े बड़े राजनेता का क्या क्या योगदान रहा, उसके बारे में समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और ये टॉपिक मेरा रेगुलर रहेगा आज फिर कल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एक लेवल से चलेगा और लास्ट तक पहुंचेंगे हम लोग और देखेंगे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कितना सुदृढ़ है और कितना मधुर है। तो इसी के साथ चलता हूँ, और वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।